वेलकम इनटू द लॉ नंबर सेकंड ऑफ द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर। फर्स्ट लॉ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट फर्स्ट एंड देन कम। ये छोटी सी स्टोरी है, इससे आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर वैसे मैं थ्योरी बताने लग गया तो मे बी आप बोर भी हो जाओ शायद, और आपका ये लॉज जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिड 9th सेंचुरी की बात है। ठीक है, मिड 9th सेंचुरी की बात है। इसमें एक यंग बॉय था, यंग मैन बोल सकते, बॉय नहीं, बॉय से थोड़ा बड़ा, अराउंड 22, 23, 25 की एज के बीच का, जिसका नाम था माइकल थर्ड। माइकल थर्ड ने अपना जो वेंजेंटिन एम्पायर था एक, जो कि पास्ट में हुए सबसे महान एम्पायर्स में से एक एम्पायर था। ठीक है, वेंजेंटिन एम्पायर के किंग का जो पद ग्रहण किया था उन्होंने। ठीक है, हिज मदर द एम्प्रेस थियोडोरा, उसकी मम्मी का नाम था थियोडोरा, जो रानी थी। पर उनको वहाँ से जब ये राजा बने थे, जब माइकल थर्ड राजा बने थे, तब उनको बाहर निकाल दिया गया था अपने महल से। ठीक है, और एक उनका लवर था जिसका नाम था थियोक्टी। एक थोड़े से नाम थोड़े से डिफिकल्ट है तो मैं थोड़ा सा पोज ले रहा हूँ। थियोक्टिस्टस नाम का उसका लवर था, उसको मार दिया गया था। ठीक है, अभी तक समझ आया कि एक राजा था जिसका नाम था माइकल थर्ड, लड़का था जिसका नाम था माइकल थर्ड। मिड 9th सेंचुरी की बात है। उसने पद ग्रहण किया अपने राजा का, कौन से एम्पायर का? बेजेंटिन एम्पायर का। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसकी मम्मी का नाम था थियोडोरा, और मम्मी का जो एक बॉयफ्रेंड था उसका नाम था थियोक्टिस्टस। ठीक है, मम्मी के बॉयफ्रेंड को मार दिया गया था और मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थियोडोरा एंड एंथ्रोन, एंथ्रोन का मतलब होता है राज्याभिषेक, मतलब कि थियोडोरा माइकल हैड बीन माइकल। अच्छा ठीक है, ये जो थियोडोरा को बाहर निकाला गया था, ठीक है, और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया गया था, ये और माइकल को राजगद्दी पर बिठाया गया था। ये तीनों काम करने के पीछे जिसकी साजिश थी वो था माइकल थर्ड के चाचा जी, जिसका नाम था बरदास। ठीक है, बरदास एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एम्बिशियस पर्सन थे पूरी कायनात, पूरे उनके एम्पायर में। आज तक की कायनात में सबसे एम्बिशियस इंसान थे वो। माइकल एक नाउ यंग इन एक्सपीरियंस्ड रूलर, वो एक जवान और जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वैसा रूलर था, यानी कि राजा था। उसके आसपास जो लोग थे वो ट्रिगर्स थे, यानी कि वो षड्यंत्र रचते रहते थे, वो मर्डरर्स भी थे और वो फिजूल खर्ची करने वाले इंसान थे। ठीक है, ऐसी बुरी स्थिति में उसको एक ऐसा इंसान चाहिए था ऐसा काउंसलर चाहिए था जो कि उसको गाइड कर सके। ठीक है, तो उसके दिमाग में आया एक नाम, ये नाम था बेसिलियस। अब देखो बेसिलियस क्या है, कौन है बेसिलियस? एक इंसान है जो कि माइकल थर्ड का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ठीक है, अभी दोस्त कैसे बने इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दे हैड मेट अ फ्यू ईयर अगे, तो उसने ना क्या किया, हाँ बेसिलियस था। ऑल्दो बेसिलियस को ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, बेसिलियस भी बहुत कम एक्सपीरियंस वाला बंदा था। ठीक है, और उसको भी गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की कोई भी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट ही वॉज द हेड ऑफ द रॉयल स्टेबल्स, यानी कि वो हेड था, जो घोड़ों के अस्तबल होते हैं, शाही अस्तबल का हेड था। बट ही हैड प्रूवन हिज लव एंड ग्रेटिट्यूड टाइम एंड अगेन। तो उसने, जो माइकल थर्ड था ना, उसके प्रति बहुत सारा लव और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड ओवर द टाइम एक्सप्रेस किया था, जिसके कारण माइकल थर्ड को उसके ऊपर भरोसा था और ये दोनों अच्छे दोस्त थे। They had met a few years before when Michael had been visiting the stables just as Wild Horse got loose. Basilius, a young groom for peasant Macedonian stock, had saved Michael's life. The groom's strength, courage impressed Michael, who immediately raised Belisius from the obscurity of the being a horse trainer to the position of the head stable. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो माइकल का दोस्त है वो बेसिलियस, वो उसका दोस्त बना कैसे। तो कुछ टाइम पहले की बात है, जब जो माइकल था वो अपने अस्तबल में घूमने जा रहा था, तो अस्तबल में वहाँ पर किसी घोड़े ने उस पर हमला कर दिया था। तो घोड़े से जो बेसिलियस है उसको बचाने वाला, माइकल को बचाने वाला बेसिलियस था। ठीक है, तब से उसकी वफादारी, तब से उसकी करेज पर उनको मान होने लगा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, Now Michael was emperor and need of someone's loyal who could he better trust with the post of chamberlain and chief counselor than a young man who owned him everything. अब माइकल को एक ऐसा इंसान चाहिए था कि जो लॉयल हो। तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि बेसिलियस। ठीक है, बेसिलियस could be trained for the job and Michael loved him like a brother. In ignoring the advice of those who recommend the much more qualified Bardash, Michael chose his friend. देखो अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है थोड़ा सा। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बंदों ने माइकल को कहा था कि माइकल डोंट डू दिस, ये इनएक्सपीरियंस बंदा है। ठीक है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, हम इसको ढंग से जानते तक नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा चाचा जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करता रहा है आज तक, तुम्हारे लिए, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हें राजगद्दी दिलाई, उसको तुम चूज करो, बर्दाश्त को। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे दोस्त को चूज करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बेसिलियस ने सब कुछ सीख लिया धीरे धीरे। ठीक है, तो लेकिन बेसिलियस की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास पैसे नहीं थे।
तो अब दोस्त इतना अच्छा था, जो माइकल था अपने आप को दोस्त मानता था, तो वो उसने सोचा कि इसके पास पैसे नहीं है तो ये कहीं मेरे बारे में बुरा ना सोचे, मेरा फ़र्ज बनता है इसको पैसे देने का। तो उसने पहले उसकी अमाउंट जो थी पेमेंट डबल की, फिर ट्रिपल कर दी, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब बर्दाश्त नाउ हेड ऑफ द फैम, अच्छा ठीक है, जब बेसिलियस के मन में लालच पैदा होने लग गया, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी एक थी, वो ये थी कि बर्दाश्त जो था, जो उसका चाचा था, जो उसके लिए हमेशा से लॉयल था, वो आर्मी का चीफ था, आर्मी का हेड था, यानी कि जिसकी आर्मी उसका राजा, उसका राज, ठीक है। तो बेसिलियस चाहता था कि किसी ना किसी तरह ये आर्मी का जो मतलब हेड पोस्ट है वो मुझे मिल जाए। तो अब जो बेसिलियस था वो माइकल के कानों में जहर घोलने लगता है, धीरे धीरे जहर घोलने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब बर्दाश्त जो था वो घुड़सवारी देख रहा था, तो भीड़ का मौका देखकर जो माइकल था उसने बर्दाश्त को मरवा दिया, ठीक है। मर गया। वो सबसे इंटेलिजेंट जो इंसान था एम्पायर का, वो अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो बेसिलियस था उसने कहा कि ये कमान तो मुझे दे दो, मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगा, जो भी रेबेलियंस हो गए, जो भी आर्मी का खर्च होगा, जो भी आर्मी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब मैं देख लूँगा, ठीक है, मुझे हेड बना दो। तो अब बेसिलियस के पास पावर थी, वेल्थ थी, ठीक है। कुछ साल के बाद जब माइकल को फाइनेंशियल स्ट्रेट्स मिले, यानी कि आर्थिक तंगी हुई, तो वो इतना फिजूल खर्ची करता था कि उसको आर्थिक तंगी तो होनी थी, ठीक है। तो उसने बेसिलियस से पैसे मांगे, लेकिन बेसिलियस ने एक इम्प्यूडेंस नाम की स्माइल देकर मना कर दिया। और ये पैसे एक्चुअली में थे भी नहीं उसके, बेसिलियस ने बोरो किए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसने एक अजीब सी स्माइल देके मैं नहीं दूंगा, ऐसा कुछ कहा, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो माइकल थर्ड था, उसको ज़िंदगी में जितने भी कुकर्म किए थे उसने, जो कि नहीं करने चाहिए थे, जैसे बर्दाश्त की डेथ या और भी बहुत सारी चीज़ें, जो लोगों समझदार लोगों की बातें सुनना, या वो सारे उसको याद आने लग गए। अब क्या होना था, तो अब आर्मी किसके पास थी? बेसिलियस के पास। पावर किसके पास थी? बेसिलियस के पास। पैसा किसके पास था? बेसिलियस के पास। तो अब कुछ वीक के बाद जब माइकल बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक करके सो गया था, तो जब उसने आंखें खुली तो वो देखा कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ आर्मी से, अपनी ही आर्मी से, और बेसिलियस ने उसको स्टैब करके मार दिया। चैप्टर क्लोज। ये थी स्टोरी। उसके बाद उसके अगले ही दिन अपने आप को नया राजा घोषित कर दिया बेसिलियस ने, ठीक है। हाँ, तो ये तो थी स्टोरी। अब इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? देखो, इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि Michael III stacked his future in the sense of gratitude he thought Basilius must feel for him. Surely Basilius was on the wealth education. Basilius was a power anything he needed ever stunting. उसने बेसिलियस को बहुत गलत इंटरप्रेट कर लिया था। माइकल को लगा था कि अगर मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए कुछ तो करेगा ही। उसके बाद है माइकल को नहीं पता था कि मैं एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब तक माइकल को रियलाइज़ हुआ तब तक सब कुछ बेटर हो चुका था। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अब एक कोट सुनो। वोल्टेयर नाम का इंसान था, उसने कोट लिखा था कि भगवान मुझे प्लीज़ अपने ना फ्रेंड्स से बचा के रखना। लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं मैन आर मोर नहीं, ये नहीं, ठीक है। की टू पावर। अब हमने ये तो देख लिया, और हाँ, इसका मैं ये भी बता दूं कि इस लॉ का नाम है नेवर एवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। नेवर एवर यूज योर, देखो, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज, ठीक है। तो अब इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। हमने ये तो देख लिया कि दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा दोस्त जो था उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करने के बाद भी अगर ऐसा अंजाम होता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब हम कर तो सकते हैं बहुत कुछ। देखो, ध्यान से देखो। It is natural to want to employ your friend when you find yourself in time of need. The world is harsh place. जो वर्ल्ड है वो बहुत ही हार्श प्लेस है, बहुत ही गंदी जगह है। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, थोड़ा बहुत उन पर डिपेंड भी हो जाते हैं। पर द प्रॉब्लम इज़ ऑफन जब हम किसी दोस्त को जैसा वो नहीं होता वैसा इमेजिन कर लेते हैं। हमें नहीं पता कि वो कैसा है अंदर से। वो हमारे साथ हर चीज़ पर एग्री करता है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो आर्गूमेंट को टाल सके। वो हमारे साथ अनप्लीजेंट क्वालिटीज़ जो हमें ऑफेंड करती हैं वैसी अपने आप के अंदर जो हैं वो नहीं दिखाता, ठीक है। वो हमारे जोक्स पर एक्स्ट्रा लाफ करता है, वो दिखाता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। हो भी सकता है कि वो ऑनेस्ट हो, बट ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। बट वैन यू डिसाइड टू हायर ए फ्रेंड, जब तुम किसी, आज के टाइम की अगर बात करें, जब तुम किसी दोस्त को हायर करते हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू ग्रेजुअली डिस्कवर द क्वालिटीज हर शी हैज़ केप्ट हिडन, स्ट्रेंथली इनफ, इट्स योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, अनबिलीफ, एवरीथिंग।
तुम्हें लगता है कि तुम अपने दोस्त को अपने साथ नौकरी पर रख के, मान लो तुम किसी चीज़ के ऑनर हो और तुम हायर करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसको दोस्त को या कोई काम दे रहे हो, काम दे के अपनी काइंडनेस व्यक्त कर रहे हो, सामने वाला भी ऐसे ही करेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर और जो अपने एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर होता है उनके अंदर एक डिस्टेंस जरूरी है, जो कि अगर दोस्त को आपने हायर कर लिया तो वो नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर तो कुछ टाइम के बाद अगर आपका फ्रेंड है जो वो इनग्रेटिट्यूड दिखाना शुरू कर दे, यानी कि आप उसको फॉर एग्जांपल आपने प्रमोशन कर दिया, वो खुश नहीं है ज़्यादा इसकी सैलरी कितनी ज़्यादा है, मेरे को सिर्फ इतना इंक्रीमेंट मिला है, तो समझ लेना कि आपके एंड टाइम आ गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपना एंड करवा लो उसको अपनी जॉब में रख के ताकि उसको बुरा ना लग जाए, राइट। दूसरा चांस है कि आप उसको वहाँ से बाहर निकाल दो। ठीक है, अब इस बुक में आपको आगे आपको पता चलेगा कि दोस्ती कितनी डेंजरस हो सकती है। बस सुनते रहो चुपचाप। देखो, द प्रॉब्लम विद यूजिंग द हायरिंग पीपल इज दैट इट विल इनएविटेबली लिमिट योर पावर। जब तुम ऐसे लोगों को हायर करते हो ना, फ्रेंड्स को, तुम्हारी जो पावर होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। द फ्रेंड इज रेयरली द वन हु इज मोस्ट एबल टू हेल्प यू, एंड इन द एंड स्किल एंड कॉम्पिटेंस आर फार मोर इंपॉर्टेंट दैन फ्रेंडली फीलिंग। देखो, स्किल और कॉम्पिटेंस जरूरी होता है रेदर देन कि तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है। स्किल जरूरी है ना कि दोस्त। ठीक है, जैसे माइकल के पास एक बहुत अच्छा इंसान था जिसका नाम था बर्दाश्त। स्किल थी, इंटेलिजेंट था, कॉम्पिटेंस था, लेकिन नहीं, उसको तो अपनी दोस्ती चुननी थी, मारा गया। ऑल वर्किंग सिचुएशन रिक्वायर्ड ए काइंड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल। सभी वर्किंग सिचुएशन एक काइंड ऑफ डिस्टेंस डिजर्व करती हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता बच्चों। ठीक है, कीप फ्रेंड फॉर फ्रेंडशिप, ठीक है, बट वर्क विद अ स्किल्ड पीपल। दोस्तों को दोस्ती तक रखो, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा अपने भेद खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो काम करना है तो स्किल्ड इंसानों के साथ करो। थोड़ा सा थक गया मैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है यार। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एक नेपोलियन नाम का राजा था, आपको पता होगा। ठीक है, नेपोलियन का एक टेलेयार्ड नाम का एक फॉरेन मिनिस्टर था, सॉरी। तो जब टेलेयार्ड को पता चला ना, टेलेरेंड है शायद इसका नाम, तो पता चला कि नेपोलियन कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो उसने इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए अपने दोस्तों की हेल्प नहीं ली, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को चुना जिसने उसको मारने की कोशिश तक की थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने दोस्तों में से किसी को चुना तो कोई भी मुझे धोखा देके इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं दुश्मन को चुनूंगा तो मैं इसको एज ए स्केप गोट, बलि के बकरे की तरह यूज़ कर सकता हूँ। और एक और बात यहाँ पे लिखी है कि ए पर्सन हु हैज समथिंग टू प्रूव विल मूव माउंटेन फॉर यू। अगर तुम्हारे दुश्मन को ऐसा लग रहा है ना कि इसने मुझे इतना काम दिया है और वो सोचेगा कि ये मुझे प्रूव करके देखना चाहता है, तो किसी भी इंसान कुछ प्रूव करने के लिए पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि विदाउट एनिमीज अराउंड अस वी ग्रो लेजी एंड एनिमी एज आवर हेल शार्पनर विट्स कीपिंग अस फोकस। एनिमी होना जरूरी है, उसके बिना हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, हमारी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए कि नेवर पिक ए फाइट विद समवन यू आर नॉट श्योर यू कैन डिफीट। ऐसी ये मैंने कहीं पर सुना था, हाँ, जैक स्पैरो नाम का एक इंसान, मतलब कैरेक्टर था, क्या नाम है मूवी का, कैरिबियंस ऑफ पायरेट्स, ऐसा कुछ फिल्म थी। उसमें एक वो जैक स्पैरो किसी के साथ लड़ाई करता है, छोटा सा एक लड़ाई होती है, तो उसको बोलता है, जब हरा देता है, कि ऐसे इंसान के साथ कभी मत लड़ना जिसके साथ तुम्हें अपनी जीत के जो परसेंटेज है वो हाई ना दिखते हो, जिसके साथ तुम्हें पता ही ना हो कि तुम जीतोगे या हारोगे। ऐसे इंसान के साथ कभी मत लड़ना, क्योंकि हो सकता है वो हार जाए, लेकिन बाई चांस अगर वो वैसा इंसान ना हुआ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं ना वो कैसा है, तो तुम अपना हशर सोच कर जाना पहले। ठीक है, तो पहले देखो कि सामने वाले जिसके साथ लड़ रहे हो उसके अंदर कुछ है लड़ने के लिए या सिर्फ हवा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेवर लेट द प्रेजेंस ऑफ एनिमीज अपसेट और डिस्ट्रेस यू आर फ्यू बेटर ऑफ विद डिक्लेयर्ड ओपोनेंट और टू देन नॉट नोइंग वेयर योर रियल एनिमीज लाइज। ठीक है, कभी भी एनिमीज के प्रेजेंट में अपने आप को अपसेट और डिस्ट्रेस मत होने दो। ठीक है, एटलीस्ट एनिमीज का हमें पता होता है कि ये कहाँ पर वार कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स का हमें कभी पता नहीं होता कि कहाँ पर वार कर सकते हैं, इस बात को याद रखना। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है कि द प्रॉब्लम अबाउट वर्किंग विद फ्रेंड्स इज दैट इट कन्फ्यूज द बाउंड्रीज एंड डिस्टेंस दैट वर्किंग रिक्वायर, बट इफ बोथ पार्टनर्स इन द अरेंजमेंट अंडरस्टैंड द डेंजर इन्वॉल्व अ फ्रेंड ऑफन कैन बी एम्प्लॉयड टू ग्रेट इफेक्ट यू मस्ट नेवर लेट द गार्ड डाउन विद द। देखो, इस बुक में ये नहीं बोला जा रहा कि दोस्त हमेशा ही बुरे होते हैं, इस बुक में ये बोला जा रहा है कि दोस्त ज़्यादातर बुरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉ से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, अगर पहले ये किताब आपने पढ़ी है और अगर नहीं समझ आया तो इस बार कुछ ना कुछ समझ आया हो, उम्मीद करता हूँ। और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बहुत हार्ड बुक है यार, कल मेरे 3 घंटे लगे इस चैप्टर को पढ़ने में। इस बुक को अभी पढ़ने में 1 बार 2 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी तीसरी बार में उतना ही मतलब एनर्जी यूज़ होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
सी यू डे आफ्टर टुमारो, बाय बाय।